हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हम लोगों ने पहले रुके थे। हम लोग आज भारत में अंग्रेजों के दौरान जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, आर्थिक जो हमारी स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में आज मैं आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, नरमपंथी और गरमपंथियों के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। वो तमाम बातें बताऊंगा जो हमारे एग्जाम में आती हैं। किस तरीके से आती हैं, मैं लगातार आपको उसको दिखाते चलूंगा। तो बिना समय व्यतीत किए हुए, बिना बेकार किए हुए, चलिए पहले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, जब ब्रिटेन का शासन था, जब ब्रिटेन का रूल था हमारे देश में, तो कई लोगों ने, कई इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों ने उस रूल को क्लासिफाई किया है कि भाई ये ऐसा था, ये वैसा था। हम लोगों को एक नाम इसमें बहुत याद रखना है। एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, मतलब ये लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियन है। इनका नाम आर पाल्मे दत्त है। और आर पाल्मे दत्त ने हमको दिया था एक 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म इन इंडिया। ये कंसेप्ट इनका है। तो सवाल कैसे आएगा? हमको दे दिया जाएगा कि भाई 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म इन इंडिया, दिस कंसेप्ट हैज बीन गिवन बाय ABCD, 4 नाम देख के, या आर पाल्मे दत्त हैज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स, ABCD, 4 ऑप्शन दे दें। तो दोस्तों बस इतना याद रखिएगा कि यही 2 तरह के सवाल इस नाम से और इस टॉपिक से आपको आ सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि 3 स्टेजेस कैपिटलिज्म की बात की जा रही है, तो थोड़ी सी चर्चा क्यों ना उन तीनों स्टेजेस के बारे में भी कर दिया जाए। तो पहला स्टेज है मर्केंटाइल फेज। आप देख सकते हैं दोस्तों, पलासी के युद्ध से 1813 जब चार्टर एक्ट आता है, तब तक का यह फेज है। और खूबी क्या है दोस्तों कि इस दौर में, जैसे मैंने पहले कहा, यहां पे ड्यूअल रूल भी शुरू हो जाता है आगे चलकर, और इसको पीरियड ऑफ मोनोपोली ट्रेड एंड डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, ये नाम क्यों दिया जाता है? सिर्फ इस तरह से समझे कि इस दौर में ब्रिटेन ने जितने भी वहां पे उनके कॉम्पिटिटर्स थे, सबको हरा दिया, निकाल दिया। स्लाइड से एक और चीज जुड़ी हुई जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई बात, वो यहां पे है। मोनोपोली अपना स्थापित कर लिया भारत में। तो दोस्तों फिर से इस स्लाइड को दिखा रहा हूं, याद रखेंगे 2 तरह के सवाल। आर पाल्मे दत्त ने कौन सा आपको दिया इकोनॉमिक, ये जो पॉलिसी कहें या इकोनॉमिक इनका आइडियोलॉजी है, ये किस तरीके का इन्होंने दिया वो, और उल्टा पूछ सकते हैं कि 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म या 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म किसने दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका दोस्तों, ये भी मैंने बता दिया कि इस वक्त ये ब्रिटेन जो है भारत में अपना राज, अपना मोनोपोली स्थापित करना चाहती है। अब देखिए दोस्तों, यहां मैंने अभी दिखाया मर्केंटाइल। एक सवाल आ सकता है हमारे एग्जाम में, क्योंकि 3 स्टेज हैं, तो आपको एक ऐसा भी सवाल आ सकता है कि तीनों स्टेज का नाम दे दे और आपसे पूछे कि भाई इन तीनों स्टेज का ऑर्डर क्या था। जैसे आगे देखेंगे, मर्केंटाइल है, अभी दिखा दिया, फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल दिखाऊंगा। तो हो सकता है ऑप्शन में दे दे मर्केंटाइल फिर फाइनेंशियल फिर इंडस्ट्रियल, या दे दे फाइनेंशियल फिर मर्केंटाइल फिर इंडस्ट्रियल। तो इसके लिए भी तैयार रहिए। एक तरीके का यह भी सवाल बन सकता है जहां आपसे इसका क्रम पूछ दिया जाए, क्रोनोलॉजी पूछ दी जाए। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया है। अब दोस्तों याद रखना है, मर्केंटाइल पहला है, दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि यहां पर जो आपका नेक्स्ट फेज है, वो मैं इस स्लाइड के बाद आपको दिखाऊंगा, वो है इंडस्ट्रियल। एक लाइन और पहले फेज की बता देता हूं दोस्तों। मर्केंटाइल फेज में सीधी बात है, आपका नुकसान मतलब मेरा प्रॉफिट। एक देश का नुकसान दूसरे देश के प्रॉफिट के बराबर हो जा रहा है। तो इस दौर में ये ब्रिटिश जो है ना, हमारे देश से लूटपाट मचा रहे हैं, डायरेक्टली पैसा लूट के ले जाएंगे। और इसको आगे मैं बताऊंगा ड्रेन ऑफ वेल्थ के कंसेप्ट में। ये वर्ड आपने सुना होगा, थोड़ी देर में इस टॉपिक पे आ जाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, भारत से पैसा निकाल कर ब्रिटेन के नेशनल इनकम को बढ़ा रहे हैं। उस दौर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा जो औद्योगिक क्रांति हुई दोस्तों, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी कि भारत से उठाकर पैसा ये लोग अपने देश लेते गए। पहला फेज मर्केंटाइल फेज। तो याद रखना है हमको क्या कि दोस्तों
मर्केंटाइल। अब दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियल। हमको दूसरा फेज याद रखना है दोस्तों। आप देखिए, इंडस्ट्रियल फेज दौर उतना जरूरत नहीं है, लेकिन 1813 से 1860, और इसका भी एक और नाम है दोस्तों। नाम क्या है इसका? कॉलोनियलिज्म ऑफ फ्री ट्रेड। इसको याद रख सकते हैं, अगर भूल भी जाए तो चलेगा, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिए दोस्तों। ये कहीं ना कहीं घूमते फिरते ये आ जाता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझा देता हूं इसको 1 मिनट में। पिछले फेज में हमने क्या देखा? हमसे पैसा ले जाकर ये अपने यहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मजबूती से खड़ा कर रहे थे। तो उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बदौलत अब अंग्रेजों के अंदर, अंग्रेजों के बीच ब्रिटेन में एक स्टैब्लिश हो गया है कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्या हुआ? जैसे उद्योग बैठाने वाले, इंडस्ट्रीज बैठाने वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनके पास पैसा है, जिनके पास मशीनरी है, क्योंकि दोस्तों यहां स्टीम इंजन आ गया, हर चीज इनके पास आ चुकी है। इसमें देखिए दोस्तों, जो मैंने कहा ना, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का ग्रोथ हो गया। इसको आप याद रख सकते हैं। ये दौर ऐसा है दोस्तों जब ये लोग भारत में अब पैसा लगाने के लिए आएंगे, और इस वक्त ये क्रिटिसाइज करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, बोलेंगे कि भाई तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, हमको भी मौका दो। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या अंत में दोस्तों? ये बेसिकली एक कंपनी थी, और अब बाकी भी लोग जो पैसा कमा चुके हैं वो भी बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ तुम क्यों पैसा कमाओगे, हमको भी मौका दो, हम भी पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस फेज में ये जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट जो डेवलप करते हैं, ये पैसा का डिमांड करना शुरू करते हैं। और दोस्तों यहां पर जैसे मैंने पहले कहा कि भारत में जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन लोगों की मदद करेगा। इनको यहां पर, जैसे इस फेज में आप देखेंगे, मैं आगे बताऊंगा, यहां पे भारत में रेलवेज की शुरुआत की जाएगी। कब होगी ये मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं इस टॉपिक पे। तो दोस्तों यहां पर क्या है, इनके पास पैसा आ गया है, अब इनको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करने का एक बढ़िया ऑप्शन कहां है? भारत में। मार्केट बहुत बड़ा है, भारत में रॉ मटेरियल, कच्चा सामान बहुत ही कम दाम में अवेलेबल है, लेबर बहुत चीप है। तो इन तमाम कारणों के कारण दोस्त ये यहां पर आना शुरू करेंगे। इसको आप ये देख सकते हैं। तीसरा फेज फाइनेंशियल। तो दोस्तों अब हमारा क्या हो गया? मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल। ये एकदम याद कर लीजिए, इसको एकदम याद रख लेना है दोस्तों कि मर्केंटाइल सबसे पहले है, फिर इंडस्ट्रियल है, और फिर फाइनेंशियल होगा। तो इसको आपको मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एकदम रट लेना है, वो रट लीजिए, क्योंकि ये एक सवाल बनता है। और इसके तुरंत बाद मैं आपको बता दूंगा कि 3-4 शब्द हैं, उनको याद रखिए, ये पार्ट हो जाएगा। एक और नाम, एरा ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर कॉलोनीज। नाम भूलेंगे भी तो चलेगा, लेकिन याद रखेंगे पहला नाम, जो कि है आपका फाइनेंशियल। लेकिन इस दूसरे नाम से एक और चीज जो समझ में आ रहा है दोस्तों, कि इस वक्त क्या होता है कि वर्ल्ड ओवर, आपको पता है दोस्तों, उस वक्त भारत भी एक कॉलोनी था, ब्रिटेन हम पर रूल कर रहा था। जैसे श्रीलंका भी एक कॉलोनी था, ब्रिटेन यहां पे था। पाकिस्तान तो आप जानते हैं भारत का ही हिस्सा था उस वक्त। अफगानिस्तान पे कोई नहीं था, लेकिन अलग अलग कंट्री पे अलग अलग देशों का, यूजुअली यूरोपियन देशों का शासन हुआ करता था। सब लोगों ने कॉलोनीज बना रखी थी। तो आपको पता है कि जैसे विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ? क्योंकि कॉलोनीज, जर्मनी के पास बहुत कम कॉलोनी थे और वो उसको बढ़ाना चाहती थी। तो ये सब तमाम बातें हैं, इतनी जरूरत नहीं है हमारे इस एग्जाम के लिए, लेकिन यहां पर आप याद रखें कि इस दौर में सब लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। जो बाद में आए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, जापान हो गया, सब लोग ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन उस वक्त विश्व का सबसे मजबूत देश है, और ये सब लोग ब्रिटेन को अब चैलेंज करने लगे हैं। हर देश में देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरुआत होता है ब्रिटेन से, लेकिन धीरे धीरे ये सब जगह पहुंचने लगता है। यूएस में जाता है, बेल्जियम में जाता है, जर्मनी में जाता है, जापान में जाता है। जितने भी औद्योगिक देश हैं, सब जगह औद्योगिक क्रांति अलग अलग समय पे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अलग अलग समय पे होता है। यहां पे याद रखिए, देखिए दोस्तों, इस दौर में पेट्रोलियम भी खोज की जाती है और फ्यूल के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी चीज, इससे पूरे विश्व के इकोनॉमी को जोड़ दिया गया है। देखिए दोस्त, लास्ट 10 मिनट में जितना कुछ बोला, 4-5 वर्ड याद रखिए। सबसे पहले मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल। ये पूरा किसने दिया?
आर पाल्मे दत्त ने। ये किस तरह के हिस्टोरियन हैं? ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है और इनका आइडियोलॉजी क्या है? 3 स्टेजेस। इन्होंने जो सिद्धांत दिया 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म। दोस्तों कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सब हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए। और अगर मैक्सिमम कोशिश करेंगे तो इन तीनों का जो एक और नाम दिया गया था, ऑल्सो नोन एज, वो याद रखिए। इस पहले पार्ट से इससे ज्यादा हमसे सवाल नहीं पूछेगा। अब ये वाला जो पार्ट है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन, नाला, समझते हैं ना। अब क्या है, भारत से पैसा निकल रहा है। देखिए दोस्तों, पैसे से पैसा बनता है। पैसा आप अगर इन्वेस्ट कीजिएगा तो 2 का 4, 4 का 8 होगा। लेकिन हमारे यहां जो 2 रुपया बन रहा है उस दौर में, ब्रिटेन उसको लेके निकल जा रही है। कहां जा रही है? अपने यहां। और उनके यहां वो पैसा बन रहा है। तो भारत से ये जो है ना पैसा धीरे धीरे बहते जा रहा है। पहली बार दोस्तों ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में किसने लिखा? सवाल यही पूछेगा हमसे, दादा भाई नारोजी। ये व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार इस चीज पे लिखा। और कहां लिखा दोस्तों? देख लीजिए, द इंग्लिश डेप्ट टू इंडिया। तो हमको क्या याद रखना है? सवाल हमसे पूछेगा, द इंग्लिश डेप्ट टू इंडिया हैज बीन रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। 4 नाम दे देगा। आपको याद रखना है कि भाई ये किताब दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत बड़ी किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। बेसिकली इस किताब में इन्होंने बताया कि भारत में जो गरीबी है उसका एक कारण यह भी है कि जो ब्रिटेन भारत पे शासन कर रहा है वो अनलाइक जैसे बाकी जगह करता है, उसके विपरीत भारत में उसका शासन का पद्धति है। तो दोस्तों हमको क्या याद रखना है? दोनों किताबों का नाम या पेपर का नाम और किसने इनको लिखा। दादा भाई नारोजी के अलावा भी दोस्तों कई लोगों ने भारत के उस दौर में ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट है इस पे लिखा। जैसे जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, ये एक नाम है, उस दौर में जज हुआ करते थे। 2 भाई हैं, आरसी दत्त और आरपी दत्त, जिसमें आरसी दत्त की किताब दोस्तों द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक और किताब रट लीजिए। तीसरा किताब आ गया, किसने लिखा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? आरसी दत्त। ऑप्शन क्या दे देगा? ऑप्शन देगा आरसी दत्त, आरपी दत्त। लेट्स से दादा भाई नारोजी का ऑप्शन दे दे और चौथा ऑप्शन दे मान लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले का। क्वेश्चन क्या है कि भाई इनमें से किस ऑथर ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब लिखी? और 4 ऑप्शन दे दिया, आरसी दत्त, आरपी दत्त, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर क्या होगा? आरसी दत्त ने लिखा। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा, इनके भाई आरपी दत्त भी हैं, इन्होंने भी बहुत सारी ये सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन इन पे हमको कोई इंपॉर्टेंट किताब यहां पे नहीं याद रखना। इसके अलावा दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये आगे चल के अभी थोड़ी देर में इनका नाम आएगा दोस्तों, इन्होंने भी इस टॉपिक पर काफी कुछ लिखा है। एक और नाम जिन्होंने इस पे लिखा है वो है जी सुब्रमण्यम अय्यर। और इन्होंने, इनका नाम क्यों याद रखना है दोस्तों? आप जो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदू अखबार पढ़ते हैं, ये किसने निकालना शुरू किया? इन्होंने निकालना शुरू किया। जहां पर ये ब्रिटेन के खिलाफ या ब्रिटेन जिस तरह से भारत पर रूल कर रहा था उसके खिलाफ इन्होंने लिखा। और आखिर में देखिए दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले भी एक और ऑथर है जो इस टॉपिक पे लिख रहे हैं। तो दोस्तों ड्रेन ऑफ वेल्थ पे हमसे कैसा सवाल पूछ सकता है? एक सवाल देखिए, Who among the following used the phrase un-British to criticize the English colonial control of India? अब यहां पे अभी हमने जस्ट देखा poverty and un-British rule in India। ये किताब किसने लिखी थी? किताब लिखी थी दादा भाई नारोजी ने। तो दोस्तों हमसे इसी तरह का सवाल पूछ सकता है। तीनों किताब का नाम याद रखिए, इंग्लिश डेप्ट टू इंडिया जो पेपर है, पोवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। याद रखिए 2 लिखा दादा भाई नारोजी ने, 1 लिखा आरसी दत्त ने, और हिंदू न्यूज़पेपर के संस्थापक कौन थे उसका नाम याद रखिए। दोस्तों ड्रेन ऑफ वेल्थ चैप्टर, ये जो पार्ट अब हमने जो देखा अभी पिछला 4-5 स्लाइड, ये 4-5 शब्द याद रखिए, काम खत्म। इससे ज्यादा नहीं जाएगा हमारे एग्जाम में, यहीं तक ये लोग जाएंगे। इसको याद रख लीजिए, रट मार लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। तो मैंने एक और चीज बताई थी, दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये बस इतना हमको याद रखना है यहां पे। अब देखिए दोस्तों यहीं पे कई बार
एक सवाल यह भी आता है कि भाई ये जो पैसा हमारे देश से लेके जा रहे थे बाहर, किस तरीके से लेके जा रहे थे, चैनल क्या था, क्या क्या तरीका था जिससे ये पैसा भारत से बाहर ले जा रहे थे। इसको याद रख सकते हैं कि दोस्तों उस दौर में ये जो पैसा ले जाने का इनका तरीका था, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो तरीका था, इसको जैसे रॉबर्ट क्लाइव का नाम आप आगे भी देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब यहां पे इलीगल तौर पे घूसखोरी किया करते थे, घूस ले लेते थे, कमीशन लिया करते थे और अपने आप को अमीर बनाते गए। नवाब ऑफ बंगाल हमने बात की है दोस्तों, मीर जफर की, हमने बात की है मीर कासिम की। इन लोगों से बहुत ज्यादा पैसा लेकर ये अपने देश गया दोस्तों। यहां पे वहां जाने के बाद तो इसको कई बार लोग कहते थे कि ये क्लाइव ऑफ इंडिया है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में यह भी कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों भारत में जो कंपनियां उनकी लगी अंग्रेजों की, उनका जो इंटरेस्ट है वो भी भारतीय पैसे से पे किया जाता था। इसके अलावा कई बार ब्रिटेन की सरकार भारत से पैसा उधार भी लिया करती थी ताकि इन लोगों के इंटरेस्ट को पे कर सके। इसके अलावा दोस्तों जो सैलरीज वो पे करते थे अपने ऑफिसर्स को, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे हो गए, वो भी हमारे होम चार्जेस क्या है, गृह खर्चा, घर का खर्चा मानकर ये भाई साहब लोग हमारे देश से सारा पैसा लेके जा रहे थे। याद रखना है, लड़ते वो थे, आर्मी उनकी थी, पैसा कौन देता था, हम लोग देते थे। तो इस बात को भी आप देखिए, जो आर्मी का मेंटेनेंस है, आर्मी का जो वॉर उस वक्त लड़ रही है आर्मी, उसके जितने भी फंड है कहां से जा रहा है, भाई हमारे यहां से जा रहा है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई भी खर्चा है वो भी हमारे यहां से जा रहा है। इसके अलावा इलीगल चैनल, जैसे मैंने पहले ही कहा बताया दोस्तों, घूस, तो घूसखोरी से भी जो पैसा कमा रहे हैं उस तरीके से भी ये पैसा लेके जा रहे हैं। हमारे लिए इन्होंने वहां पर क्या किया, अपना स्टैब्लिश किया ऑफिस का नाम क्या दिया, इंडिया ऑफिस। भाई उस पे भी जो खर्चा आया कहां से लेके गए, हमसे लेके गए। लंदन में ऑफिस है। आखिर में दोस्तों जो भी सैलरी, पेंशन, जितना भी कुछ उस दौर में इनके ऑफिसर्स पे लग रहा है, सब कुछ ये भारत से लेकर जा रहे हैं। दोस्तों 3-4 और स्लाइड देख लेते हैं और उसके बाद मैं क्विक रिवीजन आपका इस पूरे का कराऊंगा। एक चीज और याद रखिए, कुछ इंडस्ट्री उन्होंने यहां लगाया और यहां पे 2 पॉइंट हमको इंडस्ट्री का याद रखना है। एक है कॉटन टेक्सटाइल मिल और एक है जूट मिल। हमसे कभी सवाल पूछ दे कि पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल अंग्रेजों के समय भारत में किस व्यक्ति ने लगाया, तो दोस्तों याद रखिएगा बंबई में लगाया कावाजी नाना भाई ने। और अगर जूट के टेक्सटाइल मिल के, जूट के मिल के बारे में पूछ दे तो याद रखिए कहां लगाया, रिसरा में, जो कि आज के डेट का बंगाल है। तो दोस्तों इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये मैंने देखा है कि आपके एग्जाम्स में कभी कभी इस पे सवाल इन दोनों पॉइंट्स पे आया है। आखिरी चीज जिस पे मैंने देखा है कि हमारे एग्जाम में सवाल आया हुआ है वो है दोस्तों ट्रांसपोर्ट पर, रेलवेज पर, टेलीग्राफ पर, पोस्टल स्टैंप पर। तो हमसे क्या सवाल पूछता है, हमसे सवाल पूछता है कि पहला जो ट्रेन था वो किस किस के बीच में चला। तो हमको याद रखना है कि बंबई से थाना के बीच में पहली जो ट्रेन, जो रेलवे लाइन थी, उसका उद्घाटन कब हुआ, 1853 में। इसी तरीके से पूछ दे कि पहला टेलीग्राफ लाइन हमारे किन 2 सिटीज के बीच में हुआ दोस्तों, तो कलकत्ता से आगरा के बीच में, वो भी उसी साल हुआ। एक और सवाल जो मैंने देखा है हमारे एग्जाम्स में आता है वो है कि पोस्टल स्टैंप, जो आप लोग देखते होंगे, स्टैंप जो हम लोग लगाते हैं चिट्ठी पत्री पर, दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन किसने किया, इसकी शुरुआत किसने की, डलहौजी भाई साहब ने की। ये डलहौजी गवर्नर जनरल हैं दोस्तों, गवर्नर जनरल हैं 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल हैं और ये यहां पर पोस्टल स्टैंप्स की शुरुआत करते हैं। आखिरी में दोस्तों इसी वक्त जो है कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, जो पीएनटी डिपार्टमेंट है, इसकी भी शुरुआत होती है। तो दोस्तों 15 स्लाइड जो हमने देखा, मैं आपको क्विक 2 मिनट में आपको ये पूरी चीजें बता रहा हूं फिर से। हमने सबसे पहले देखा आर पाल्मे दत्त, इनका थ्योरी क्या है, 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म। और ये तीनों स्टेज कौन से हैं, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल। इसका हमको ऑर्डर भी याद रखना है। इसके अलावा याद रखेंगे कि इन तीनों स्टेजेस का हमने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी लिया है। इसके बाद हम लोग गए ड्रेन ऑफ वेल्थ टॉपिक पे। इस पे दोस्तों किन लोगों ने लिखा है, हमने देखा दादा भाई नारोजी,
आरसी दत्त, आरपी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले और सुब्रमण्यम अय्यर। हमने देखा इन्होंने शुरुआत की किस न्यूज़पेपर की? हिंदू की, याद रखेंगे। दादा भाई नारोजी ने क्या शुरुआत किया दोस्तों? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और इंग्लिश डेप्ट टू इंडिया, ये दो किताब या आप बोले पत्रिका या पेपर इन्होंने पब्लिश किया। आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। तो दोस्तों ये हमने देखा था ड्रेन ऑफ वेल्थ में। अगला टॉपिक जो हमने देखा कि ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है दोस्तों भारत में कैसे हो रहा है, किस तरीके से ये पैसा ले जा रहे हैं। तो हमने देखा जैसे इलीगल चैनल था, या अपने कंपनीज को जो इंटरेस्ट ये पे कर रहे थे वो हमसे ले रहे थे। इसके अलावा हम लोग देख रहे थे कि कैसे ये सैलरी, जितने भी इनके ऑफिसर्स हैं, चाहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, तमाम ऑफिसर्स का जो सैलरी है ये पे कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें ये लोग कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों हमने इंडस्ट्रीज की बात की, दो इंडस्ट्री, कॉटन मिल और जूट मिल की। कॉटन मिल बंबई में, जूट मिल आपका रिसरा में। कॉटन मिल और ये दोनों ही आपका कहां पर, मैंने बता दिया आपको कहां पर ये शुरुआत होती है। और नाना भाई कावजी का नाम भी मैंने लिया आपका कॉटन मिल्स के वक्त। और इसके अलावा हमने दोस्तों अभी जस्ट इस स्लाइड में आपका देखा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हमने रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल स्टैंप और लॉर्ड डलहौजी की बात की है। दोस्तों 20 से 25 शब्द हैं, इसको रट लीजिए, आपका इस एग्जाम का कोई सवाल नहीं छूटेगा। आगे दोस्तों एक भाई साहब की बात की जाए, इनका नाम है लिट्टन। इसको आगे बढ़ा देते हैं। लिट्टन दोस्तों बड़े खराब व्यक्ति है, ऐसे है पोएट, लिखता था, बहुत अच्छा कवि था, लेकिन भारत के लिए बहुत ही खराब इंसान था, जिसको कह सकते हैं विलेन था। 3 नाम बार बार आएगा, लिट्टन, रिपन, डफरिन, याद रखेंगे। पहले आएगा विलेन, फिर आएगा हीरो और एक जोकर भी रहेगा। तो लिट्टन क्या है? लिट्टन है हीरो। रिपन क्या है? सॉरी, लिट्टन क्या है? विलेन। रिपन क्या है? हीरो। और डफरिन क्या है? जोकर। मूवी में होता है ना, हर कोई होना चाहिए। सबसे खराब इंसान भारत के लिए, खराब खराब चीज कर रहा है। क्या करता है भाई? सिविल सर्विसेज का एज घटा दिया इसने 21 से 19। दोस्तों मतलब क्या है? ये नहीं कह रहा हूं कि 21 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम। मतलब आपको अगर सर बनना है सिविल सर्वेंट तो उस दौर में 21 साल तक में बन जाइए, नहीं तो आपका खत्म चांस। और इसने उसको और फर्दर घटा दिया। इसके लिए दोस्त भारतीय जो हैं इसको डिसलाइक करते थे। इसके अलावा दोस्तों उस दौर में इसने, भारत में फेमाइन आया हुआ था, अकाल आया हुआ था, और ये दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कर रहा था, जिसके कारण भारतीय लोग इसको बहुत ज्यादा डिसलाइक, हेट करते थे। और तीसरा दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आ चुका था, इंडियन आर्म्स एक्ट भी आ चुका था। मैं आपको बता दूंगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नेक्स्ट स्लाइड में। आर्म्स एक्ट के बारे में समझिए कि भारतीयों के हाथों में हथियार नहीं रहे। जैसे अभी क्या है, अगर मेरे को गन रखना है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। उस दौर में बेसिकली ये भी ना रहे कि भारतीय बिल्कुल ही लाइसेंस विहीन हो जाए। उसके लिए दोस्तों ये इंडियन आर्म्स एक्ट लाया गया। याद रखेंगे दोस्तों, इन तमाम एक्ट्स के कारण भारतीय लिट्टन से नाखुश रहते थे। तो हमसे क्या सवाल पूछ सकता है? हमसे सवाल पूछ सकता है कि भाई भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जिनके समय ग्रैंड दिल्ली दरबार हुआ था 1877 का? या पूछ दे कि भाई भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया? या ये पूछ दे कि भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, या मतलब ये पूछ दे कि लिट्टन के वक्त इनमें से कौन सा 4 एक्ट पास हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 3 कोई और नाम दे दें। तो यही उल्टा या सीधा करके हमसे सवाल पूछा जा रहा है। लिट्टन पे सवाल दिखा है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा समझा देता हूं वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब होता है दोस्तों तमाम न्यूज़पेपर अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। इंग्लिश छोड़ के जितने भी उस दौर में न्यूज़पेपर्स थे सब पर एक एक्ट लगा दिया गया। एक्ट क्यों लगाया गया ये इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, हिंदी न्यूज़पेपर है, उर्दू न्यूज़पेपर है, तमिल न्यूज़पेपर है, तेलुगु न्यूज़पेपर है, ये जितने भी हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उस दौर में लिट्टन की बुराई कर रहे थे। काहे बुराई कर रहे हैं? कि भैया देश में हुआ है फेमाइन और तुम मजे ले रहे हो दिल्ली दरबार में। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इसका हो रहा था निंदा, हर जगह इसको क्रिटिसिज्म मिल रहा था। तो इस क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए इस व्यक्ति ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं जो हमारी न्यूज़पेपर्स थी क्रिटिकल हो रही थी सरकार की। और पहले मैंने दोस्तों जैसे मैंने कहा कि 2 चीजें, फेमाइन और दिल्ली दरबार, इन दोनों से जुड़ी हुई ये सारी क्रिटिसिज्म्स उस दौर में हो रही थी। अब यहां पर हमको एक चीज याद रखना है, पारित किसने किया? लिट्टन ने। लिट्टन ने, अभी मैंने कहा ना कि लिट्टन के समय ये जो प्रेस एक्ट है भारत में ये पारित हुआ। और इस एक्ट को दोस्तों एक और नाम दिया गया
वो याद रखिएगा, गैगिंग एक्ट। गैग का मतलब होता है मुंह दबा देना, बंद कर देना। तो गैग करने का ये कोशिश किया गया। खराब बात क्या है दोस्तों, वर्नाकुलर सिर्फ हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु न्यूज़पेपर पे, अंग्रेजी न्यूज़पेपर पे ये कानून लागू नहीं था, इसलिए हमारे न्यूज़पेपर्स ने इसका प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा दोस्तों एक और खराब बात इसकी ये थी कि इसमें हमसे बोला गया कि भाई कोई अपील नहीं कर सकते हो, कहीं भी आप आगे जाकर इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, मैं एक सवाल दिखाता हूं आपको। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर एक्ट? दोस्तों रिपील का मतलब होता है खत्म करना। मैंने ये नहीं बोला इंट्रोड्यूस, जैसे मैंने कहा ना, इंट्रोड्यूस किया था इसको लिट्टन ने, खत्म किसने किया? हीरो हमारे हैं, अच्छे भाई साहब, बढ़िया आदमी हैं, रिप्पन। तो इसको याद रखिए, शब्द देखना है, ये नहीं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया, यहां तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन हो जाता लिट्टन, तो ये नहीं कि सीधे लिट्टन पे चल देंगे। देखिए कि पूछ क्या रहा है। यहां पूछा गया है किसने इसको खत्म किया, तो हमको पता है आंसर, खत्म किया रिप्पन ने। दोस्तों यहीं पे एक और चीज है रिप्पन से ही जुड़ी हुई, इसको कहते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। सवाल क्या पूछेगा कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ? तो याद क्या रखेंगे? रिप्पन। अब सिर्फ इतना याद रखना दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको कानून के बारे में बता दे रहा हूं। क्या होता था दोस्तों उस दौर में, मान लीजिए दो जज है, ये अंग्रेज जज है, ये भारतीय जज है, और मान लीजिए ये एक भारतीय इंडियन पर्सन है और एक ब्रिटिश आदमी है। अब ब्रिटिश आदमी से जुड़ा हुआ कोई भी केस ये अंग्रेज जज ही सुनेगा, भारतीय जज कभी नहीं सुन सकता था। वहीं पे भारतीय इंसान से जुड़ा हुआ केस कोई भी सुन सकता था, अंग्रेज भी सुन सकता था और भारतीय जज भी सुन सकते थे। तो क्लियरली क्या है दोस्तों, रेस के आधार पे, नस्ल के आधार पे भेदभाव हो रहा था, रेशियल डिस्क्वालिफिकेशन था ये भारतीय लोगों का। और रिप्पन की गवर्नमेंट चाहती थी कि ये चीज खत्म कर दें। उनका कहना था कि भारतीय जजों को भी मौका दिया जाए कि वो ब्रिटेन से जुड़े हुए या ब्रिटिश लोगों से जुड़े हुए केसेस को सुन सके। लेकिन जब ये इल्बर्ट, इनके एक दोस्त थे, जज हुआ करते थे, जब इनका ये बिल आया तो उस दौर में दोस्तों भारतीय अंग्रेजों ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया, जो कि ये क्लियरली दिखा रहा था दोस्तों उस दौर में कि ये अंग्रेज अपने आप को नस्ल के आधार पर भारत से ऊंचा या भारतीयों से ऊंचा समझते हैं। और इसलिए भी दोस्तों भारतीयों के मन में इन अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना, जिसको कहते हैं ना कि सेंटिमेंट्स जो है, रिवोल्ट का सेंटिमेंट्स, अब यहां पर बढ़ने लगा। तो दोस्तों छोटा सा पार्ट किया है मैंने, ये मॉडरेट्स। अब हम लोग जा रहे हैं कि किस तरह नरमपंथी और गर्मपंथियों का उदय होगा, हाउ विल द इवोल्यूशन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट हैपन। तो अभी जो मैंने दिखाया आपको पिछले 3-4 स्लाइड में, वो था बेसिकली रीजन, कारण क्या था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के ग्रो का। तो यहां पे मैंने दोस्तों दो ही नाम बेसिकली लिया, लिट्टन, रिप्पन। लिट्टन मैंने बोला दोस्तों ये है विलेन, ये आदमी रिप्पन है हीरो। मैंने एक और नाम लिया जो थोड़ी देर में आ जाएगा दोस्तों, मैं बताऊंगा, वो है डफरिन। डफर, जोकर याद रखिए, उससे निकलेगा, डफर वर्ड से। अब देखिए लिट्टन भाई साहब विलेन है हमारे। क्या हो रहा है यहां पर, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। क्यों किया? दिल्ली दरबार और जो इंडिया में फेमाइन्स है उसमें जो क्रिटिसिज्म हो रहा था। इसके अलावा आर्म्स एक्ट भी पारित किया और 21 से 19 हमारे एज कर दिया इंडियन सिविल सर्विस में ज्वाइन करने का। और दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किसने किया? रिप्पन ने। खत्म किसने किया? रिप्पन ने। और इनके समय क्या हुआ? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आई। तो दोस्तों ये पिछले 5-6 स्लाइड का ये 5-6 इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसको रट लीजिए, इससे ज्यादा हमसे इस एग्जाम में नहीं पूछने जा रहा है। हां, मैंने ये भी बताया लिट्टन एक अच्छा पोएट था। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं कांग्रेस की स्थापना की ओर, लेकिन कांग्रेस से पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भारत में हुआ करते थे, जैसे प्री कांग्रेस एसोसिएशंस जिसको कहेंगे दोस्तों। याद रखिए सबसे पहला यहां पे एक बंग भाषा प्रकाशिका सभा है, ये बंगाल में राजा राम मोहन रॉय के सपोर्टर्स ने बनाया था। तो इसको याद रखिएगा कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जैसे नाम से ही दिख रहा है, देखिए दोस्तों, बंग, बंग मतलब बंगाल, तो बंगाल में यह शुरुआत होती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखिए इसका। कांग्रेस के पहले के ये कुछ संगठन है। दूसरा जमींदारी एसोसिएशन, अंग्रेजी में कहें तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी। देखिए दोस्तों,
ये जो सोसाइटी थी ये किसानों की बात करती थी, किसानों के हक की बात करती थी, और ये जमींदार के हक की बात करती थी कि भाई जमींदारों के भी हक के लिए कोई लड़े, तो ये सोसाइटी उस चीज के लिए थी। तो 2 सभा हमने देखा। तीसरा दोस्तों एक और बना बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और आगे चलकर ये दोनों मिल गए, विलय हो गया, यूनिफिकेशन हो गया और बन गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो दोस्तों ओवरऑल मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये स्लाइड मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को नाम देखना है। यहां पर नाम से ही बहुत हद तक क्लियर होगा। बंग भाषा कहां पे हो सकता है? बंगाल में। लैंड होल्डर्स किसके लिए हो सकता है? या जमींदारी एसोसिएशन जमींदार्स के लिए। तो इससे ज्यादा मेरे हिसाब से हमको इस स्लाइड से नहीं कुछ आना चाहिए। हां, अगला स्लाइड इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 भाई हैं, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। इन्होंने बनाया है एक सोसाइटी जिसका नाम है इंडियन लीग। दोस्तों आप लोग कई बार एबीपी न्यूज सुनते होंगे, इसका फुल फॉर्म है आनंद बाजार पत्रिका। इस न्यूज़पेपर आगे चर्चा करूंगा, इसकी शुरुआत ये 2 भाई शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष करते हैं। आगे दोस्तों कुछ देर पहले हमने एक नाम लिया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उस दौर में भारत के सबसे बड़े लीडर्स में से एक थे। वे आनंद मोहन बोस, एएम बोस के साथ इस वक्त एक सोसाइटी बनाते हैं जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो ये भी आप एक याद रख सकते हैं, इस चीज को आप याद रखिए कि इसको किसने शुरू किया। मैं अभी जस्ट इसका भी रिवीजन कराऊंगा दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो ऐसे कई सारे एसोसिएशन होंगे। अभी तो बंगाल का हम नाम ले रहे थे, लेकिन जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बोला जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने शुरुआत किया पूना सार्वजनिक सभा का। कहां पे? नाम से ही क्लियर है, पूना की साइड, बंबई के साइड। यहीं पर दोस्तों बंबई में एक और बना सोसाइटी उस दिन या सभा जिसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। देख सकते हैं बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, ये लोग इसके फाउंडर थे। और मद्रास में एक बना मद्रास महाजन सभा दोस्तों, जिसके फाउंडर सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चल्लू, एम विजय राघव चरियार थे। देखिए नाम से बहुत क्लियर है कि कौन कहां पे बन रहा है। मद्रास लिखा हुआ है, पूना लिखा हुआ है, बॉम्बे लिखा हुआ है। तो सवाल में जल्दी हमसे ये तो नहीं पूछना चाहिए कि कौन कहां बना, हमसे ये पूछ सकता है कि भाई इससे जुड़े हुए कौन थे। तो आप देखिए दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। यहां पे महादेव गोविंद रनाडे तो सीधा याद रखिए, और ये लोग जो हैं अभी जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं मॉडरेट्स की बात करूंगा इसके बाद इनका नाम बार बार आएगा। एक आखिरी नाम यहां पे याद रखिए दोस्तों, दादा भाई नारोजी भी ऐसा ही एक एसोसिएशन उस दौर में बना के रखे हुए थे। कहां पर? लंदन में। और सोसाइटी का नाम क्या था दोस्तों? ये आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। लंदन में क्यों बनाया था? ताकि वहां के लोगों को भारतीयों के लिए सजग बनाया जाए, जागरूक बनाया जाए, उनका सपोर्ट लिया जाए। तो दोस्तों ये जो पिछला 3 स्लाइड मैंने दिखाया ना आपको, इसको मैं 2 मिनट पहले बता दे रहा हूं, तब इस टॉपिक को आऊंगा। कुछ ही सभा, कुछ ही एसोसिएशंस की बात मैंने की। जैसे मैंने बंग भाषा प्रकाशिका सभा की बात की, मैंने लैंड होल्डर्स सोसाइटी की बात की जिसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं। आगे चलकर ये मर्ज कर जाता है। मैंने कहा यहां बंग भाषा पे घोषित, आप ध्यान दीजिए, लैंड होल्डर्स या जमींदारी पे वर्ड पे ध्यान दीजिए। आगे हमने देखा दोस्तों कि भाई इंडियन लीग बनाया मोतीलाल घोष ने या शिशिर कुमार घोष ने। इसके अलावा हमने देखा एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस एसएन बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने एक सभा का स्थापना किया। तो हमसे सवाल कैसे पूछ सकता है कि भाई इनका जो सोसाइटी था या एसोसिएशन था उसका नाम क्या है, या ये पूछ सकता है कि भाई इस जो एक पर्टिकुलर एसोसिएशन है इससे कौन जुड़े हुए थे। तो यही 2 तरह का सवाल है। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा मद्रास महाजन सभा, बंबई से प्रेसिडेंसी जो एक जुड़ा हुआ था, जो अभी हमने आपको बदरुद्दीन त्याबजी का दिखाया, और पूना सार्वजनिक सभा, और आखिरी में एक दादा भाई नारोजी से जुड़ा हुआ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दिखाया। तो दोस्तों इससे ज्यादा सवाल इस छोटे से 3 स्लाइड वाले से हमसे नहीं पूछेगा। यही तरीका है सवाल पूछने का। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों कांग्रेस पहला सेशन कहां हुआ? बंबई। यह चीज याद रखिए। बंबई में कौन प्रेसिडेंट थे पहले कांग्रेस के सेशन में? WC बनर्जी। यह नाम याद रखिए,
वोमेश चंद्र बनर्जी नाम था। तीसरी बात दोस्तों, इस पहले सेशन में एक बहुत ज्यादा बड़ा नाम जो जुड़ता है वो है एओ ह्यूम का। इंग्लिश आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्वेंट थे उस दौर में, अंग्रेज थे, और कांग्रेस की स्थापना में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। यह भी नाम याद रखिए। क्या सवाल पूछेगा, कांग्रेस से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, 4 नाम दे देगा, एओ ह्यूम, XYZ, ABCD और एक और। या ये पूछ दे कि एओ ह्यूम इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, कांग्रेस दे दे, मुस्लिम लीग दे दे, हिंदू महासभा दे दे, लिबरल दे दे। तो आपको ये 4 इस तरीके से एओ ह्यूम पे सवाल आता है। अब यहां पे एक चीज याद रखिए, पहले सेशन में मैंने जैसे कहा दोस्तों 72 डेलीगेट, 72 मेंबर्स आए थे, और प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी। अब दोस्तों याद रखना कि हर सेशन में एक नए प्रेसिडेंट बनते चलेंगे। जैसा हमने अभी देखा, हर दिसंबर में एक बार इलेक्शन होगा और नए प्रेसिडेंट्स आते जाएंगे। अब यहां पर दोस्तों एक चीज है कि कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ एग्जाम्स में एक शब्द है सेफ्टी वॉल्व, इस पे सवाल पूछ दिया जाता है। और यहां एक और नाम देखिए, मैंने डफरिन का नाम दिया है दोस्तों, मैंने कुछ देर पहले इसका नाम लिया, इसको समझिए। डफरिन से जुड़ा हुआ हमसे 2 सवाल पूछते हैं। एक सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के वक्त, एट द टाइम ऑफ कांग्रेस फॉर्मेशन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दैट इज, कांग्रेस की स्थापना के वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, नाम याद रखिए, डफरिन। और इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ एक कंट्रोवर्सी है जिसे कहते हैं सेफ्टी वॉल्व। कई लोगों का कहना है कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन ने उस दौर में सिर्फ इसलिए की थी ताकि जो भारतीय लोगों का गुस्सा है अंग्रेजों के खिलाफ वो कम रहे, वो ज्यादा नहीं फटे, और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इसको कहा गया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व की, ये किसके स्थापना से जुड़ी हुई है, कांग्रेस की स्थापना से। और इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बारे में कुछ किताबों में आगे चलकर कुछ लोगों ने लिखा है दोस्तों। 4 पॉइंट बताने वाला हूं अगले स्लाइड में, सिर्फ किताब और किसने लिखा ये याद कीजिए। जैसे यंग इंडिया, लाला जी, पंजाब केसरी, लाला जी को आप किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पंजाब केसरी, शेरे पंजाब, ये यंग इंडिया पब्लिश करते हैं, इसमें इन्होंने लिखा है। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले जैसे हमने आर पालमे दत्त की बात की दोस्तों, इन्होंने अपने एक वर्क है इनका इंडिया टुडे, इसमें इन्होंने कांग्रेस की स्थापना के खिलाफ काफी कुछ लिखा, बहुत कुछ बोला। जैसे मैंने पहले कहा, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियन है, और ये भी इस थ्योरी को जस्टिफाई करते हैं। तीसरा दोस्तों MS गोलवालकर, और इनका मैगजीन, इनका पैम्पलेट क्या है, वी है इनका पैम्पलेट, वी मतलब हम लोग। इस पैम्पलेट को यहां पर याद रखिए, ये किसने छपवाया, MS गोलवालकर ने छपवाया, इनका ये पैम्पलेट था। तो आपको बस इतना याद रखना। और इन्होंने भी इस पैम्पलेट में बहुत ज्यादा खिलाफ लिखा कांग्रेस के। आखिरी में दोस्तों देखिए CF एंड्रयूज और गिरिजा मुखर्जी, ये एक और नाम आता है, और ये आप देखिए क्या है, राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कांग्रेस इन इंडिया, ये जो किताब या आर्टिकल है ये इनके नाम पर है। तो हमसे सवाल क्या है पूछेगा, यंग इंडिया इनमें से किसने लिखा, लाला जी। इंडिया टुडे इसमें से किनका काम है, आर पालमे दत्त। वी जो पैम्पलेट है ये किसने छापी, MS गोलवालकर साहब ने। और राइज एंड ग्रोथ ऑफ कांग्रेस इन इंडिया, ये इनमें से किनका काम है, CF एंड्रयूज या गिरिजा मुखर्जी। इससे ज्यादा हमसे सवाल यहां पे दोस्तों नहीं पूछेगा। अब दोस्तों मॉडरेट का एक ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमको कर लेना है, वो है कि कई सारे मॉडरेट लीडर्स का नाम बार बार आता है। जैसे अभी हमने देखा ना, SN बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, ये तमाम लोग मॉडरेट लीडर्स थे उस दौर में। और यहां पे दोस्तों थोड़ी देर में मैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और एक और नाम अरबिंदो घोष। तो एक नरमपंथी है, नरम है मॉडरेट्स, गरम कौन है, एक्सट्रीमिस्ट। तो ये लोग अलग अलग नाम है जिसको आप याद रखिए कि ये तमाम जो लोग हैं ये उस दौर में क्या हैं, ये लोग हैं आपके मॉडरेट लीडर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने अभी कुछ देर पहले महादेव गोविंद रनाडे की बात की, ये भी एक नरमपंथी नेता है।
इसके अलावा हमने शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, दो भाइयों की का नाम लिया, ये दोनों भी मॉडरेट लीडर्स हैं। दोस्तों मदन मोहन मालवीय महामना, जो आगे चलकर हम बात करेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापना से जुड़े हुए हैं, ये भी मॉडरेट लीडर है। हिंदू का स्थापना इन्होंने किया है, हिंदू न्यूज़पेपर। जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी मॉडरेट लीडर है। आगे नाम इनका आएगा सी विजय राघव चरियार, ये भी एक मॉडरेट लीडर है। यहां पर एक चीज याद रखिए, एस एन बनर्जी को दोस्तों द इंडियन बर्क भी कहते हैं। एक अंग्रेज पॉलिटिशियन एडमंड बर्क के नाम पर इन्हें कहा जाता है इंडियन बर्क, बिकॉज दोस्तों ये क्या है, बहुत बेहतरीन ओरेटर हैं, अपनी बोली के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये देखिए, कादम्बिनी गांगुली, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन ग्रेजुएट थी। यह भी एक फैक्ट है जिसको हमको याद रखना है। इन्होंने एक कांग्रेस के सेशन को 1890 में भाषण से संबोधित किया था, अपने भाषण से तो एड्रेस किया था यहां पे। तो इसको क्या हमसे सवाल क्या पूछ सकता है कि भाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली जो ग्रेजुएट महिला है उनका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है उनका नाम कुछ और नहीं, कादम्बिनी गांगुली है। अब देखिए दोस्तों, मैं बहुत देर से बोल रहा था ना डफरिन को मैं डफर या जोकर बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आपने देखा डफरिन के वक्त कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस को किसने बनाया? डफरिन ने। मतलब बेसिकली उस दौर में बनाया नहीं, मतलब उस दौर में बनने दिया। लेकिन यहां पर अगर आप देखिए एटीट्यूड अगर गवर्नमेंट का, तो शुरुआत से ही वो कांग्रेस के विरोध में हो गई। बहुत जल्दी वो समझ गई कि कांग्रेस में जो लोग हैं वे तमाम देशभक्त हैं, लॉयल लोग हैं, और उनका विरोध करने लगी। और यहां पर हमसे सवाल क्या पूछेगा, ये देखिए, जैसे कई बार कांग्रेस को उस दौर में डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज किया गया, जैसे सेडिशियस ब्राह्मण्स, डिसलॉयल बाबूज, वायलेंट विलेंस, ये शब्द है। देखिए दोस्तों, सेडिशियस ब्राह्मण, चूंकि कांग्रेस में शुरुआत में ज्यादा ब्राह्मण नेता थे तो यह कहा गया कि ये सेडिशियस ब्राह्मण्स हैं। डिसलॉयल बाबूज भी इनको कहा गया कि भाई ये लोग जो है बिल्कुल डिसलॉयल हैं। इसके अलावा वायलेंट विलेंस भी इनको कभी कभी कहा गया। तो ये एक याद रखिए कि ये सब भी इनको कहा गया है। तो कल के डेट में अगर पूछ दिया जाए कि भाई इनमें कि किसको कहा गया कि वो ग्रुपिंग ऑफ सेडिशियस ब्राह्मण्स थे, तो याद रखना है ये आंसर होगा कांग्रेस। इसके अलावा दोस्तों, जैसे डफरिन कांग्रेस को क्या कहती है? एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ये वर्ड याद रखिए, माइक्रोस्कोप। आप देखते हैं दोस्तों, छोटी चीजों को देखने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं? डफरिन कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है कि इसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ही दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। तो हमको क्या पूछ सकता है कि भाई अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ये किस ऑर्गेनाइजेशन को रेफर कर रहा था, या ये वर्ड किसने यूज किया कांग्रेस के लिए? तो डफरिन पूछ देंगे। इसके अलावा दोस्तों, डफरिन ने ही कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन भी कहा। यहां पे मैं इस स्लाइड और अगले स्लाइड में कुछ लोगों का नाम लेने वाला हूं जो कांग्रेस को अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो डफरिन को देखिए दोस्तों, अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन भी वो कांग्रेस को कह रहे हैं। यहां पे एक नाम है जॉर्ज हैमिल्टन का, उस दौर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे भारत के, और ये कांग्रेस के लीडर्स को, जो हमारे नेता थे उस वक्त कांग्रेस के, उनको कह रहे हैं कि ये सेडिशियस एंड डबल साइडेड कैरेक्टर रखते हैं। मतलब ये दोहरी छवि, मतलब दो मुंहे जिसको कहेंगे, उस तरह के लोग हैं। और ये भारत में सेडिशियस भी हैं, मतलब उस वक्त में जो ब्रिटिश रूल है उसके खिलाफ भी हैं ये लोग। इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया? ये जॉर्ज हैमिल्टन ने दिया। तो आपको याद रखना है, सवाल कैसे आएगा कि ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा ये चार नाम देकर कि इनमें से किसने ये स्टेटमेंट दिया। तो इस स्टेटमेंट को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि इन्होंने कहा था कि भारत में कांग्रेस को खत्म कर देना ये मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद होगा। और मेरे हिसाब से इस वक्त कांग्रेस जो है इस टॉटरिंग टू इट्स फॉल, गिर रही है। लास्ट में दोस्तों यहां पे याद रखिए, इन्होंने ही एक मद्रास गवर्नर उस वक्त थे, उनको एक लेटर लिखा था और कहा था, माई पॉलिसी एवर सिंस आई केम टू इंडिया हैज बीन टू रिड्यूस द कांग्रेस टू इंपोर्टेंस। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ ये इसलिए बताना चाह रहा था, ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि तमाम ये जो लीडर्स हैं उस दौर में अंग्रेजों के, ये भारत का और भारतीय कांग्रेस के लीडर्स का कंटिन्यूअसली अपोज करते जा रहे हैं, अपोजिशन करते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये तमाम बातें थी मॉडरेट सेक्शन की। मॉडरेट से
दोस्तों क्विक रिवीजन कर लिया जाए, मैंने बता दिया आपको मॉडरेट्स के फॉर्मेशन के पीछे कारण लिट्टन का रिएक्शनरी पॉलिसी। उसके बाद मैंने प्री कांग्रेस एसोसिएशन भी आपको बता दिया। अब जरा कांग्रेस से मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड बोला। 72 पहले सेशन में, पहला सेशन कहां, बंबई। कब, 1885। पहले प्रेसिडेंट कौन, WC बनर्जी। और एक और अंग्रेज नाम जो जुड़ा हुआ है वो है एओ ह्यूम। और कंसेप्ट क्या है, सेफ्टी वॉल्व का, सेफ्टी वॉल्व। और इस वक्त गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड डफरिन। और सेफ्टी वॉल्व के बारे में कौन कौन लिखते हैं, जैसे VMS गोलवालकर लिखते हैं। इसके अलावा R पालमे दत्त लिखते हैं इंडिया टुडे में। इसके अलावा हमने देखा लालाजी लिखते हैं, गिरजा मुखर्जी, CF एंड्रयूज लिखते हैं। तो दोस्तों ये, और इसके बाद हमने देखा जो मॉडरेट लीडर्स हैं, कुछ नाम हमने देखा, जैसे एडमंड बर्के के नाम पर इंडियन बर्क कहा जाता है आपको SN बनर्जी को। इसके अलावा कादम्बिनी गांगुली पहली ग्रेजुएट महिला है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा हमने कुछ और लीडर्स के नाम देखे, और फिर कांग्रेस को किस तरीके से ये लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये सारा हमने अभी देखा। देखिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है कि ये तो हमने देख लिया कि मॉडरेट्स कैसे बने, एक्सट्रीमिस्ट कैसे बने। मॉडरेट्स के बनने के पीछे कारण था लिट्टन और उसका रिएक्शनरी पॉलिसी। एक्सट्रीमिस्ट बनने के पीछे कारण था कर्जन। कर्जन भारत का गवर्नर जनरल है 1898 से 1905 तक। और कर्जन ये उस वक्त भारतीयों के खिलाफ बहुत ज्यादा अनाप शनाप बकता था दोस्तों। और इसके समय ही बहुत सारे गंदे एक्ट्स आए, खराब एक्ट्स आए। जैसे उस वक्त आपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोला, आपने देखा इंडियन आर्म्स एक्ट देखा। अभी क्या आ रहा है, इसके वक्त आ रहा है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। दोस्तों प्रेस को, उसकी फ्रीडम को कर्टेल खत्म करने के लिए ये एक्ट इसने लाया। इसी के वक्त आया इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ये यूनिवर्सिटीज के फ्रीडम को खत्म करने के लिए। और तीसरा मेजर चीज जो इसने किया, जिसके लिए भारतीय इसको हमेशा याद रखेंगे और भूलेंगे नहीं दोस्तों, इस व्यक्ति ने बंगाल का पार्टीशन किया, डिवीजन ऑफ बंगाल। किस व्यक्ति ने किया, कर्जन ने। तो हमसे सवाल क्या पूछेगा दोस्तों, सबसे ज्यादा चांस रहेगा हमसे ये सवाल इसी टॉपिक पे करे कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कर्जन। बाकी दोनों मैंने बता दिया है, लेकिन इस पे मेरे हिसाब से सवाल नहीं आना चाहिए। सवाल आएगा इसी टॉपिक पे। एक सवाल, किस दिन हुआ ये पार्टीशन, 16 अक्टूबर 1905। तो ये दिन भी याद रखिए। और अंग्रेजों के हिसाब से उन्होंने पार्टीशन क्यों किया, उनके हिसाब से बंगाल बहुत बड़ा स्टेट था और बंगाल पे रूल कर पाना बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं था, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने बंगाल का डिवीजन कर दिया। जैसे दोस्तों एक सवाल दिखाता हूं, ये डेट मैंने बोला ना रट लो। देखो सवाल क्या पूछ रहा है, पूछता है कि भाई भारतीय स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में 16 अक्टूबर 1905 किस चीज के लिए जाना जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी दिन पार्टीशन, बंगाल का विभाजन हुआ। तो ये सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बंगाल के पार्टीशन के मतलब रिस्पॉन्स में उसको आंसर देने के लिए भारतीय लीडर्स ने क्या शुरू किया, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी जो है 1905 में, स्वदेशी का मतलब क्या होता है, स्व जोड़ देशी, मतलब अब हम जो भी खरीदेंगे भारतीय चीज खरीदेंगे, ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट करेंगे। तो बायकॉट भी हो रहा है अंग्रेजी सामान का, और भारतीय सामान का एक तरह का है तो प्रमोशन भी हो रहा है। अगस्त 7, 1905 से ये बॉयकॉट और स्वदेशी का रिजोल्यूशन पास कर दिया गया कि भारतीय अब इसको ही करेंगे। और उस वक्त एक समिति का गठन किया गया दोस्तों इस चीज को देखने के लिए, जो कि है स्वदेशी बंधव समिति, जो कि बेसिकली ये देखेगी कि लोग जो हैं स्वदेशी भारतीय सामान का उपयोग करें। अब जैसे ये कपड़ा है, अंग्रेजी कपड़ा नहीं लीजिए, भारतीय कपड़ा खरीदिए, खादी पहनिए। या सर्विसेज, आप अंग्रेज स्कूल नहीं जाइए, इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश कॉलेज उनका बॉयकॉट कीजिए, इंग्लिश जुडिशियरी उसका बॉयकॉट कीजिए। बदले में कहां जाइए, इंडियन स्कूल्स बनाएंगे, इंडियन कॉलेजेस बनाएंगे, इंडियन पंचायत रहेगी उसमें जाइए। तो बेसिकली ये है स्वदेशी और बॉयकॉट। और उस दौर में दोस्तों अलग अलग एरियाज में अलग अलग लीडर्स ने इस मूवमेंट को लीड किया। जैसे अगर देखा जाए,
बंबई और पूना में तिलक, बाल गंगाधर तिलक इसके लीडर हैं। वहीं पे पंजाब में लाला जी आप देखिए, और अजीत सिंह कौन है, अंकल हैं भगत सिंह के, ये इसको लीड कर रहे हैं। दिल्ली सैयद हैदर रजा इसको लीड कर रहे हैं, और आखिर में मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई इसको लीड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे एक चीज याद रखिए कि ये कौन कौन लीडर्स हैं, इसको तो याद रखना ही है। एक चीज और याद रखें कि अभी तक हमने कभी भी कोई मास मूवमेंट की बात नहीं की। स्वदेशी याद रखेंगे, प्रीलिम्स हमारे जो एग्जाम होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, हमेशा जो फैक्चुअल वाला क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा एक सवाल जो मिलता है हमको कि पहला मूवमेंट कांग्रेस के नेतृत्व में कौन सा था? भाई स्वदेशी और बॉयकॉट। फर्स्ट मूवमेंट अंडर कांग्रेस है वो है आपका स्वदेशी, इसको एकदम याद रख लें। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा ना कि इस वक्त क्या करना है, आपको अपना इंडस्ट्री प्रमोट करना, अपना स्कूल, अपना कॉलेज, सेल्फ रिलायंस, जो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं ना आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर का कंसेप्ट जो है दोस्तों यहीं से आ गया है। प्रोग्राम ऑफ सेल्फ रिलायंस की बात की जा रही है कि आप किसी और पे डिपेंडेंट है ही नहीं, आप खुद पे डिपेंडेंट है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा ना, स्कूल कॉलेजेस शुरू होंगे, तो एक कॉलेज का नाम देखिए, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज बनेगा, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन बना रखा था उसी तरीके से यह कॉलेज बनेगा। और शुरुआत कौन करते हैं इसकी? औरोबिंदो घोष, ये उस दौर के बहुत बड़े क्रांतिकारी हमारे ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, और ये औरोबिंदो घोष जो हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल भी बनते हैं। तो ये हमसे पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने कहा, अगर पढ़ाना है तो करिकुलम डिफाइन करना होगा, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को सेट किया गया अगस्त 15, 1906 को। अगर कोई भी, जैसे दोस्तों आप कहीं से पढ़े होंगे ना, सीबीएसई से, आईसीएसई से, तो क्या पढ़ाना, ये करिकुलम कोई तो डिसाइड करेगा। तो ये करिकुलम उस दौर में ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन डिसाइड करेगी। इसके अलावा दोस्तों जैसे अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, तो उस दौर में चिदम्बरम पिल्लई जो है उन्होंने शुरुआत किया स्वदेशी शिपिंग कंपनी का, क्योंकि उस दौर में जो मोनोपोली है वो मोनोपोली है अंग्रेजी शिपिंग कंपनीज का, और उसके मोनोपोली को तोड़ने के लिए चिदम्बरम भाई साहब ने शुरुआत किया इस कंपनी का। आखिर में दोस्तों एक और चीज याद रखें, आचार्य पीसी रे ने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम है बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री। तो ये कुछ जो नाम है आपको याद रखना होगा कि स्वदेशी बॉयकॉट में इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की, इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की, ये इस कॉलेज के प्रिंसिपल बने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की भी शुरुआत हुई। आखिर में दोस्तों याद रखिए, यहां पर बहुत ज्यादा काम कल्चर के क्षेत्र में भी हुआ। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको हम लोग गुरुदेव की उपाधि से हमने नवाजा है, सम्मानित किया है, उन्होंने इस वक्त लिखा अमार सोनार बंगला, जो कि दोस्तों आपको पता है बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है। ये इसी वक्त, मतलब मेरा सोने जैसा बंगाल, अमार सोनार बंगला, आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये इस वक्त इन्होंने शुरू किया। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में इस वक्त सुब्रमण्यम भारती ने एक जो किताब लिखी वो थी सुदेश गीतम। तो इसको आपको याद रखना है। सवाल कैसे पूछ सकता है हमसे, मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूं। जैसे ये सॉन्ग है अमार सोनार बंगला, जो कि इस वक्त लिखा गया था और बाद में नेशनल एंथम हो गया बांग्लादेश का, ये किसने लिखा? आप देख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस दौर में लिखा। इसके अलावा दोस्तों एक पोएट की, एक पेंटर की बात कर ली जाए जो कि नंदलाल बोस हैं। देखिए दोस्तों, ये पेंटिंग आगे चलकर, जब मैं आपको अगले के अगले क्लास में बताऊंगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो दोस्तों उस वक्त सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वक्त ये पेंटिंग गांधी जी की किसने बनाई थी? नंदलाल बोस ने। इनको हम क्यों याद कर रहे हैं अभी स्वदेशी बॉयकॉट के वक्त? क्योंकि इस वक्त पेंटर्स को एक स्कॉलरशिप दी जा रही थी, जिसको फर्स्ट स्कॉलरशिप इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो कि 1907 में बना था, उसका पहला स्कॉलरशिप दोस्तों याद रखिएगा नंदलाल बोस को मिला था। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि गांधी जी का ये जो फोटो है, ये इन्होंने सीडीएम, जब दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया था उस वक्त ये फोटो इन्होंने बनाया था। इसके अलावा दोस्तों यहां पे दो फैक्ट और याद रख सकते हैं नंदलाल बोस के बारे में जो आगे चलकर,
दोस्तों जो आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, जो हमारा पहला कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन का था, संविधान का, उस संविधान के पहले कॉपी को ब्यूटीफुल बनाने का, सुंदर बनाने का काम नंदलाल बोस जी ने किया था अपने स्टूडेंट्स की मदद से। और यह चीज नेहरू ने उनसे कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने इनसे रिक्वेस्ट किया था। तो ये आगे का एक फैक्ट है, क्योंकि दोस्तों हमको याद रखना है कि हमको कल्चर से भी जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भारत रत्न का हमारा जो मेडल है या पद्मश्री का मेडल है, उसका जो डिजाइन है वो भी किसी और ने नहीं बल्कि इन्होंने ही बनाया था। तो ये चूंकि मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि दोस्तों हमारे सिलेबस में एक्सप्लिसिटली कल्चर वर्ड का उपयोग किया गया कि कल्चर से जुड़े हुए सवाल आपसे वो पूछ सकते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। यहां पे दोस्तों एक सवाल देखिए, जैसे स्वदेशी और बॉयकॉट, ये जो हमारे हैं पहली बार कब अडॉप्ट किया गया? जैसे अभी हमने पढ़ा, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ जब एजिटेशन शुरू हुआ तब पहली बार इसको अपनाया गया। यहीं पे दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में, जैसे आप देखिए ये हो गए आपके लाला लाजपत राय, ये हो गए औरोबिंदो घोष, ये हो गए बाल गंगाधर तिलक और ये हो गए बिपिन चंद्र पॉल। ये चार बहुत महत्वपूर्ण एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं दोस्तों, और इनके बारे में हमेशा याद रखिए। लाल बाल पाल पे ये पूछ देंगे कि भाई लाल बाल पाल में लाल कौन है या बाल कौन है या पाल कौन है, तो इसके लिए तैयार रहिए। और चौथे मैंने कहा औरोबिंदो घोष भी हैं। देखिए दोस्तों जस्ट अब आखिरी एक दो स्लाइड बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। 1906 में यहां पर कलकत्ता का सेशन हुआ भारत में, और कांग्रेस का सेशन 1906 में हुआ, और यहां पर 4 रिजोल्यूशन इन्होंने पारित किया। 4 रिजोल्यूशन क्या है? स्वदेशी, कि भाई हम स्वदेशी चीजें उपयोग करेंगे। बॉयकॉट, भाई उनके चीजों को छोड़ देंगे, नहीं यूज करेंगे। सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्वराज की बात पहली बार 1906 कलकत्ता सेशन में की गई। और नेशनल एजुकेशन, कि हम ये 4 चीजों की इन्होंने यहां पर बातचीत की उस दौर में। दोस्तों स्वराज का डेफिनेशन नहीं दिया गया था, लेकिन बताया गया कि भाई हमारा एम, हमारा गोल स्वराज रहेगा। और इस तरीके से जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनके बीच में एक तरह से की लड़ाई नहीं हो, क्योंकि आप अभी तुरंत देखेंगे दोस्तों अगले ही साल 1907 में, जो कि सूरत में स्प्लिट हो जाएगा कांग्रेस का, कांग्रेस बट जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि यहां पे 1906 में इन्होंने स्वराज को इसलिए डिफाइन नहीं किया कि ताकि कांग्रेस के बीच जो ये लीडर्स हैं खुद में भिड़ ना जाएं। एक सवाल दिखाता हूं दोस्तों, जैसे अगर कभी पूछ दे कि भाई 1906 के सेशन में किन इन 4 रिजोल्यूशन, जैसे अभी मैंने बोला 4 रिजोल्यूशन हुए थे, 4 कौन कौन थे? स्वदेशी थे, बॉयकॉट थे, नेशनल एजुकेशन थे। ये नहीं था, ये रिजोल्यूशन के तौर पे नहीं पारित किया गया। तो इसको आपको याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो आपका रिजोल्यूशन है, ये इस वक्त नहीं पारित किया गया। हमारे एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सूरत स्प्लिट। जैसे नाम से ही क्लियर है, स्प्लिट कहां पर होगा? सूरत में होगा। हमसे क्या क्या पूछ सकता है इस पे? पहला जो पूछ सकता है कि इस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखिए इस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट है रास बिहारी घोष। याद रखना है दोस्तों, क्योंकि एक और है रास बिहारी, एक बोस भी है। तो भाई कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि बोस या घोष। घोष बोस से बोस चल के नाम इनका आएगा, ये रिवॉल्यूशनरी है। वहीं घोष जो है वो इस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। तो पहला सवाल जो हमसे पूछ सकता है, भारत में उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? दूसरा सवाल दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही कहा कि सूरत के वक्त यहां पर कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो हैं वे अलग अलग रास्तों पे चले जाएंगे, ये पूछ सकता है। और तीसरी बात देखिए, उस वक्त पूछ देगा गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? याद रखिएगा दोस्तों, मिंटो, जैसे मैं दिखा रहा हूं यहां में, मिंटो जो कि गवर्नर जनरल हैं, उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉडले को एक चीज बोल रहे हैं, कांग्रेस कोलैप्स एट सूरत वाज अ ग्रेट ट्रम्प फॉर अस। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये लाइन किसने बोला? ये लाइन बोला आपका मिंटो ने। और किसको बोला? मॉर्ले को। तो ये याद रख सकते हैं आप। देखो मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, कैसा पूछ सकते हैं कि भाई ये जो है कौन से चीज को लेकर इनके बीच में ये स्प्लिट हो गया। तो अभी हमने जस्ट देखा दोस्तों कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद कांग्रेस के बीच में विभाजन हो जाता है। स्प्लिट कब हो रहा है? स्वदेशी मूवमेंट के बाद। तो बहुत क्लियर है कि इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।
आखिर में दोस्तों यहां पे एक चीज याद रख लीजिए, स्वदेशी और बॉयकॉट के बाद कांग्रेस को दबाने के लिए कांग्रेस के अधिकतर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। जैसे बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट करके 6 साल के लिए बर्मा मंडले भेज दिया जाता है। अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पॉल यहां पर रिटायरमेंट ले लेते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से। देख लीजिए दोस्तों, तिलक हैं, अरबिंदो हैं, बिपिन चंद्र पॉल हैं, ये सारे लोग कौन हैं जो कि रिटायरमेंट ले रहे हैं। और एक और चीज है कि लाला जी जो हैं इस वक्त चूंकि एक पूरे स्प्लिट के वक्त बेचारे एक मूक दर्शक के तौर पे रह गए थे, वो इस वक्त स्प्लिट के बाद वो काफी दिनों के लिए ब्रिटेन और फिर यूएस चले जाते हैं। कभी कभार ऐसा, ये बहुत भारी सवाल है, लेकिन ऐसा अगर कभी पूछ दे आपसे कि भाई कौन, देखिए जैसे इन लोगों का बायोग्राफीज लिख रहे हैं और कौन अमेरिका में रहे और आगे चल के सेंट्रल असेंबली भी ज्वाइन करेंगे। अब देखिए चारों ऑप्शन दिया गया, ये आंसर था लाला जी का। ऐसा सवाल आएगा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कुछ 2-3 हिंट देकर कि भाई इनको ये कहा जाता है, जैसे मान लीजिए लाला जी पे एक और सवाल बन जाए कि भाई इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, इन्होंने मान लीजिए ये पर्टिकुलर किताब लिखी और इनको आगे पढ़ेंगे हम लोग, सॉन्डर्स के हाथों लाठीचार्ज में इनकी डेथ हो गई, तो ये कौन है। तो 2-3 हिंट देकर अगर सवाल पूछ दे कि भाई वो कौन है, तो आपको इस तरह के भी सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों आखिरी टॉपिक आज का, मुस्लिम लीग। ये भी एक पार्टी है जो बनती कब है, 1906 में। कहां बनती है, ढाका में। दोस्तों इसके पहले जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, जैसे कांग्रेस के WC बनर्जी थे, इनके आगा खान 3, और ये आगा खान जो है वो टाइटल है, और यहां पर उनका असली नाम था सर सुल्तान मोहम्मद शाह। जैसे मैंने कहा आगा खान टाइटल है दोस्तों, शिया कम्युनिटी में आगा खान टाइटल दिया जाता है उनके स्पिरिचुअल हेड को उनके कम्युनिटी में। तो ये याद रखिएगा, ये नाम नहीं है, लेकिन कई बार आगा खान 3 के नाम से भी जाना जाता है। उस दौर में दोस्तों और भी जो 2 बड़े नेता मुस्लिम लीग से हैं, और मैं 1-2 और नाम दिखाऊंगा। एक है नवाब वकार उल मुल्क और नवाब मोहसिन उल मुल्क। मोहसिन उल मुल्क के बारे में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पॉलिटिकल सक्सेसर थे सैयद अहमद खान के। सैयद अहमद खान की चर्चा हम लोग आगे करेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चैप्टर में। याद रखिए ये उनके सक्सेसर हैं। मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वो कैसे होती है दोस्तों, ये लोग लीग के लीडर्स शिमला जाके उस वक्त गवर्नर जनरल मिंटो से मिलते हैं और कहते हैं भाई हमको लीग बनाने में मदद करो। पहले सेशन में कांग्रेस में 72 डेलीगेट थे, लीग में कितने थे, 58 थे। और लीग का हेडक्वार्टर या इनका जो मतलब हेडक्वार्टर ही कहिए, वो कहां पे है दोस्तों, वो है लखनऊ में। और लास्ट में दोस्तों लीग की स्थापना क्यों होती है, ताकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था कि भाई बांटो और राज करो। ये कांग्रेस में मुसलमानों को नहीं ज्वाइन करने देना चाहते थे और इसलिए इन्होंने लीग की स्थापना करवाई। लास्ट चीज जो हमको यहां पे याद रखना है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दिया कि भाई ये मुस्लिम जो वर्ग है उस वक्त लॉयल रहे, किसके प्रति लॉयल रहे, अंग्रेजों के प्रति, इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आखिरी में दोस्तों आगे चलकर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट जो लीग के लीडर्स बनेंगे वो हैं जिन्ना, नाम बार बार आएगा मोहम्मद अली जिन्ना का। 2 भाइयों का नाम आएगा, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। ये दोनों ब्रदर्स, कल ही इनका नाम मैं लूंगा दोस्तों, जब मैं खिलाफत मूवमेंट कल पढ़ाऊंगा तो इन दोनों भाइयों का नाम लूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक नाम है हकीम अजमल अंसारी, हकीम है, डॉक्टर हैं। और इनका नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि ये एकमात्र व्यक्ति हमारे हिस्ट्री में है जो आप देखिएगा कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बनेंगे, मुस्लिम लीग के भी प्रेसिडेंट बनेंगे, और कल ही बात करूंगा एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस उसके भी ये प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो तीनों बॉडीज के प्रेसिडेंट बनते हैं। और आखिर में एक और लीडर का नाम राजा ऑफ महमूदाबाद, ये भी एक लीडर है। इसके अलावा आप एक फैक्ट ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि हकीम अजमल अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया के पहले चांसलर भी थे। तो दोस्तों यहां पर आज के लिए जितना भी मेरे को बताना था वो मैंने आपको बताया है। लास्ट पार्ट का एक क्विक रिवीजन आपको मैं कराना चाहता हूं, 2 मिनट में बता दे रहा हूं कि एक्सट्रीमिस्ट में हमने 4 लीडर्स देखे, लाल, बाल, पाल और अरबिंदो घोष। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। कलकत्ता के सेशन में 1906 में, और यहीं पे बता देता हूं इस सेशन के प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी, वो पहले मैंने नहीं बताया था, अभी बता दे रहा हूं। और इसमें दोस्तों 4 रिजोल्यूशंस पारित किए गए थे। 4 रिजोल्यूशंस कौन कौन से थे,
नेशनल एजुकेशन को लेकर, स्वराज को लेकर, स्वदेशी को लेकर और बॉयकॉट को, और इसी को लेकर कांग्रेस 1907 में दोस्तों बट जाती है। कहां पर? सूरत में। प्रेसिडेंट कौन है? रास बिहारी घोष। और दोस्तों आगे चलकर यहां पर हमने अभी देखा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, 58 डेलीगेट, ढाका 1906, आगा खान 3, और आगे चलकर लखनऊ इसका हेडक्वार्टर बनता है, और शिमला डेपुटेशन भी हमने देखा है। तो क्यों बना मुस्लिम लीग? ताकि मुस्लिम वर्ग उस दौर में अंग्रेजों के प्रति लॉयल रहे और कांग्रेस को नहीं ज्वाइन करे। और आखिर में हमने यहां पर एक चीज और जो देखी, मुस्लिम लीग से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे जिन्ना हो गए, अली ब्रदर्स शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर हो गए, हकीम अजमल अंसारी हो गए, जो एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि तमाम आपके इन तीन बॉडीज कांग्रेस, लीग और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के हेड बनते हैं। राजा ऑफ महमूदाबाद का भी नाम देखा। दोस्तों मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ कैसा सवाल पूछ सकते हैं? भाई किस साल बना, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, हेडक्वार्टर क्या था, कहां पर बना, कितने डेलीगेट्स थे। सूरत स्प्लिट से क्या पूछ सकता है? प्रेसिडेंट कौन थे, क्यों, मतलब सूरत स्प्लिट में हुआ क्या, बंटवारा हो गया, किस चीज को लेकर हो गया, स्वदेशी बॉयकॉट वाले टॉपिक पर लेकर हो गया। तो यही कुछ जो सवाल है हमारे एग्जाम में हमसे इस टॉपिक को लेकर पूछ सकता है। दोस्तों याद रखिए, ये आज के सेशन में हमने बेसिकली जो इकोनॉमिक हिस्ट्री से शुरुआत की और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की चर्चा की। कल बेसिकली हम लोग शुरू करेंगे यहां पर मॉडले मिंटो के कानून से, और उसके बाद कल हम लोग देखेंगे गांधी के अराइवल। तो कल बेसिकली हम लोग 1909 से लेकर लमसम 1925 तक का जो पीरियड है, 1927 तक का पीरियड हम लोग देखेंगे। दोस्तों 18 साल में जो मुख्य चीजें हमारे देश में हुई, कल हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे, खिलाफत की बात करेंगे, ये तमाम चीजें हम लोग कल बात करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। इसके साथ मैं आज के सेशन को अब रैप करूंगा, खत्म करूंगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। दोस्तों याद रखें, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पे ये तमाम कोशिशें हैं बायजूस की तरफ से कि आप लोग इस एग्जाम को निकाल सकें। इसमें आप हमेशा याद रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। याद रखें, आपका चैनल बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। तो आज के लिए आपके दोस्त रोहित को गुड बाय बोलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। गुड बाय।